दोस्तों, ये है मेरा सावन ओरिजिनल शो जिसका नाम है कहानी एक्सप्रेस विद नीलेश मिश्रा। मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी कोहरा पार्ट 3। इस कहानी के पिछले 2 हिस्सों में आपने सुना दिल्ली जा रही स्वराज एक्सप्रेस में एक महिला अपने अडॉप्टेड बेटे पूरब के साथ जा रही है। कुछ घंटों पहले पूरब कहीं खो गया है, लेकिन अब तक उसकी कोई खबर नहीं आई है। पुलिस आकर बच्चे के बारे में जानकारी जुटा चुकी है और गोद लिए इस बच्चे को खोने के साथ ही एक और खबर आई है कि नायिका अब एक बच्चे की मां बनने वाली है। अब आगे। रात के 1 बजने को आए थे। मौसम अब भी एकदम अजीब सा था। ठंड भी थी और हल्की हल्की उमस भी महसूस हो रही थी। उस पर पूरब की कहीं से कोई खबर नहीं थी। इंटरनेट का कनेक्शन तो काम कर ही नहीं रहा था। गौरव को तो मैसेज किया था, पर वो पता नहीं अब तक क्यों नहीं पहुंचा था। अब गौरव तक ये बात पहुंचानी ज़रूरी हो गई थी। मैंने एक बार फिर डरते डरते फ़ोन हाथों में लिया और कॉन्टैक्ट लिस्ट में गौरव का नंबर निकाला। उसको फ़ोन मिलाया। उसकी डिस्प्ले पिक्चर पर भी पूरब और उसकी एक बहुत खूबसूरत फ़ोटो लगी थी। कैसे बताऊं गौरव को कि मुझसे इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या मैं गौरव से इतना डरने लगी हूं? पर उसका नंबर फिर आउट ऑफ रीच था। कहीं मेरे नेटवर्क में कोई दिक्कत तो नहीं थी। उफ, क्या करूं अब मैं? पिछले कुछ समय से गौरव कितनी कम बातें करने लगा है मुझसे। ट्रेन के इस सफर को करीब 4 घंटे होने को आए थे और उसका आखिरी फोन बोर्डिंग के ठीक बाद आया था। पहले जैसे दिन होते तो अब तक वो मुझे 3-4 बार फोन कर चुका होता। क्या पहले जैसे दिन अब नहीं रहे थे? मैसेज तो कर ही दिया था मैंने। अब जब गौरव का फोन आ जाएगा तभी उसे बताऊंगी। वैसे पूरब की फिक्र उसको ज्यादा होनी चाहिए। आखिर उसी के कहने पर मैंने एक अडॉप्टेड बच्चे को अपनाने का फैसला किया था, बल्कि उसकी जिद पर। बोगी में लोग सोने लगे थे। अब तक ट्रेन में चारों ओर यह खबर फैल चुकी थी कि इस सफर के दौरान एक बच्चा गायब हो गया है। दूसरे कंपार्टमेंट में एक माँ बर्थ पर अपना बिस्तर लगाने लगी थी। उसका छोटा सा बच्चा बार बार भागने की कोशिश करता और वो उसे बार बार उठाकर बर्थ के पास ले आती। उसने किसी तरह बिस्तर बिछाया और बच्चे को लेकर साइड अपर बर्थ पर चली गई। साफ था पूरब के खो जाने से एक डर का माहौल भी ट्रेन में फैल गया था। मैं पहली बार देख रही थी कि कई लोग चेन साथ लेके आए थे और वो अपने बैग या सूटकेस को उस चेन से सीट के साथ बांध रहे थे। हम इंसान आपस में ही एक दूसरे से कितने असुरक्षित हैं। ज्यादातर लोग अब बत्तियां बुझा रहे थे। दूर किसी कंपार्टमेंट से लड़के लड़कियों के हंसने बोलने की आवाज आ रही थी। बीच में शायद किसी ने टोका तो वो फुसफुसा कर बोलने और हंसने लगे। मैं भी अपनी सीट पर बेचैन सी बैठी हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले ही जब मैंने रेलवे पुलिस के कंट्रोल रूम में फ़ोन किया था तो पता चला कि पुलिस ने हमारी ट्रेन में लगभग हर कंपार्टमेंट में तहकीकात कर ली है। लोगों को पूरब का फ़ोटो दिखाकर बताया गया है कि अगर किसी को भी बच्चा दिखे तो पुलिस को वो तुरंत सूचना दें। मैडम देखिए ना, आपकी लापरवाही पूरे डिपार्टमेंट को भारी पड़ गई है। उसने फ़ोन रखते रखते एक ताना भी दे दिया था। अब जब सब सो चुके थे, ट्रेन में हलचल ना के बराबर रह गई थी। दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे। ट्रेन के पहिए पटरियों से रगड़ खाते और उनकी आवाज़ डर की शक्ल में मेरे पास पहुंचती। बच्चों को किडनैप करके उनके साथ क्या क्या किया जा सकता है। बंधुआ मजदूरी से लेकर भीख मंगवाने तक कुछ भी तो हो सकता है पूरब के साथ। भगवान से यही मना रही थी कि काश ऐसा कुछ ना हो। सुबह सुबह अच्छी खबर मिल जाए और वो सुरक्षित लौट आए मेरे पास। पिछले कुछ सालों में ही कितनी यादें जुड़ गई थी उसके साथ। उसके लिए शॉपिंग से लेकर उसके साथ खेलना, उसका रोना, उसको मनाना, उसकी शैतानियां, उसकी नादानियां। अगर उसे कुछ हो गया तो कैसे माफ कर पाऊंगी मैं खुद को? अगर वो ना मिला तो एक अजीब से अधूरेपन में जीना होगा मुझे। एक अपराध बोध में कि उसके साथ जो भी बुरा होगा उसमें मेरी भी हिस्सेदारी होगी। आखिर लापरवाही मेरी ही तो थी, लेकिन जानबूझ के थोड़ी किया मैंने ये। मुझे पूरब के साथ अकेले आने ही क्यों दिया गौरव ने? बच्चे की जिद उसकी थी तो उसकी जिम्मेदारियां मेरी क्यों हो? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मैं अपनी सीट से उठी और ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। ट्रेन अंधेरे के शहर से गुजर रही थी, जहां बीच में कुछ कुछ रोशनियां अपनी उजास का इल्हाम छोड़ती बीत रही थीं। पूरब भी हमारी जिंदगी में उजाले के
ऐसे ही इल्हाम की तरह ही तो आया था। चेहरे पे तेज हवा के झोंके आ रहे थे और बाल संभाले नहीं संभल रहे थे। अगर अभी पूरब साथ में होता तो कैसे ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी हो पाती मैं? क्या हो कि अगर कुछ देर के लिए मैं अभी जो भी हो रहा है उसे एक सपना मान लूं, भूल जाऊं कि मैं पूरब के साथ आई थी। अगर ऐसा होता तो ट्रेन का ये पहला सफर कितना अच्छा कट रहा था। दूर आकाश में कुछ कुछ तारे भी नजर आ रहे थे और चंद्रमा बस पूरा होते होते रह गया था। मैं सब कुछ भूल के आकाश को निहारने लगी। धीरे धीरे धड़धड़ाती हुई ट्रेन का शोर पटरियों के बीच आपस में टकराकर जैसे कहीं जज्ब हो जा रहा हो। मैंने आंखें बंद ही की थी कि मेरा फोन बजा। देखा गौरव का फोन था। गौरव कहाँ थे तुम? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ तुमको। मेरे सवाल को एकदम नज़रअंदाज करते हुए उसने सवालों पर सवाल दागने शुरू कर दिए। वो एकदम हड़बड़ाया हुआ था। क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हूँ, वगैरह वगैरह। और फिर सवालों का ये सिलसिला आरोपों की तरफ बढ़ गया। रॉ में आकर गौरव ने एक ऐसी बात कह दी जो मैं सपने तक में नहीं सोच सकती थी कि वो मुझसे कहेगा। तुमने जरूर ये जानबूझ के किया है ना? पूरब तुम्हें कभी पसंद ही नहीं था। शेम ऑन यू। गौरव कभी कभी गुस्से में कुछ भी कह जाता है, लेकिन आज उसने इतना बड़ा आरोप लगा दिया था मुझ पर। मैंने किसी तरह फोन पर्स में सरकाया और मेरी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। कई किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहती हवा भी उन आंसुओं को सुखा नहीं पाई थी। थोड़ी देर में मैंने पाया कि मेरे हाथ ट्रेन के दरवाजों पर लगे हैंडलों को कस के पकड़े हुए थे और शरीर ट्रेन के बाहर झूल रहा था। एक बार मन किया कि हाथों की ये पकड़ ढीली कर दूं और जो होता है हो जाने दूं। जब उस आदमी को ही मुझ पर भरोसा नहीं है जिसके साथ मुझे पूरी जिंदगी बितानी है, तो फिर उस जिंदगी का मतलब ही क्या है? लेकिन इतनी कमजोर मैं कभी थी ही नहीं। आज ही तो मेरे अंदर एक उम्मीद ने जन्म लिया था। आज ही मुझे पता चला था कि मैं मां बन रही हूं। मैं ऐसे कैसे उस उम्मीद को खत्म करने की सोच भी सकती थी? गौरव की बात एक बार फिर मेरे जहन में गूंजी। शेम ऑन यू। फिर मैंने जैसे खुद से एक बार कहा हो, शेम ऑन यू। थोड़ी देर में मैं अपनी सीट पर लौट आई। पर्स से फोन निकाला। 2 मिस्ड कॉल थी, 3 मैसेज। गौरव ने लिखा था, जो मैंने कहा उसके लिए आई एम सॉरी। दूसरा मैसेज था, प्लीज पिक अप द फोन। और तीसरा मैसेज था, डोंट वरी, हम मिलके पूरब को ढूंढ निकालेंगे। सुबह मैं तुम्हें स्टेशन पे लेने आ रहा हूँ। आंखों से नींद एकदम नदारद थी। मन भीतर से कुलबुला रहा था कि मैं ऐसे कैसे बैठी रह सकती हूँ, लेकिन रात के इस वक्त एकदम अकेली मैं कर भी क्या सकती थी? अब तक एकदम शांत बोगी में अब कुछ हलचल होने लगी थी। शायद कोई स्टेशन आने वाला था। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, बाहर हो रहे अनाउंसमेंट की हल्की सी आवाज भी सुनाई देने लगी थी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मुंबई से रतलाम होते हुए कटरा जाने वाली ट्रेन स्वराज एक्सप्रेस कोटा जंक्शन पर आ पहुंची है। ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। वहां रात के हिसाब से कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी। पीछे वाले कंपार्टमेंट में शोर अचानक बढ़ गया था। मैंने ट्रेन के बाहर देखा। ट्रेन से कई बच्चे एक साथ उतर रहे थे। मैं फटाफट ट्रेन से उतरी। ट्रेन से उतरते एक एक बच्चे पर मैंने गौर से निगाह डाली। ये बच्चे शायद किसी पिकनिक से लौट रहे थे। कहीं इन बच्चों की भीड़ में पूरब भी मिल जाए, इसी उम्मीद में मेरी नज़र ट्रेन के उस दरवाजे पर ही टिकी हुई थी जहां से बच्चे उतर रहे थे। लेकिन हर एक नया चेहरा मेरी उम्मीद को तोड़ रहा था। सारे बच्चे उतर गए तो मैं भाग के उनके साथ आ रही एक औरत के पास गई। मैंने फ़ोन में पूरब की एक फ़ोटो निकाली और उस औरत से पूछा, आपने इस बच्चे को कहीं देखा तो नहीं? अच्छा, तो आप ही जिनका बच्चा खो गया है? सॉरी, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जब मुझे आपके बच्चे का पता चला तो मैं तो डर ही गई थी। थैंक गॉड मैं इन 20 बच्चों को सही सलामत वापस ले आई। वैसे आई होप आपका बच्चा जल्दी मिल जाए। ये कहकर वो औरत बच्चों की उस टोली को लेकर स्टेशन से चली गई। बच्चों के शोर से गुलजार हो गया वो स्टेशन। अब उनके जाने के बाद अचानक सूना सूना सा लगने लगा। ट्रेन से अब भी कुछ कुछ लोग उतर रहे थे और मैं इसी उम्मीद में थी कि कहीं से कोई पूरब को लेकर मेरे पास चला आए। स्टेशन पर जो दुकानें थीं वो अब बंद हो चुकी थीं। 2-3 कुली हंसी मजाक करते हुए प्लेटफॉर्म से लौट रहे थे। हाँ, कुली तो प्लेटफॉर्म के लोगों पर सबसे ज्यादा नजर रखते हैं। क्या पता उनको कुछ पता हो। मैं भाग कर उनके पास गई।
उन्हें फोन पर पूरब का फोटो दिखाकर पूछा, भाई साहब आपने इस बच्चे को कहीं देखा तो नहीं? तीनों ने बड़े गौर से तस्वीर को देखा और एक दूसरे की ओर ना का इशारा करके एक ने कहा, नहीं मैडम, हमने तो कहीं नहीं देखा। मैं उन कुलियों से सवाल जवाब कर ही रही थी कि पीछे से कोई बोला, क्या ढूंढ रही है मैम साहब, इधर आइए हम बताते हैं आपको। थोड़ा डरते डरते मैं रेहड़ी पर चाय बेच रहे उस आदमी के पास पहुंची और उसे फोन पर फोटो दिखाकर पूरब के बारे में बताया। उस आदमी ने पहले मुझे बड़ी अजीब निगाहों से देखा, फिर मेरे मोबाइल फोन पर पूरब की फोटो पर निगाह डाली। फोटो देखने के बाद वो कुछ याद करने की कोशिश करने लगा। वो कुछ कहता इससे पहले ही अनाउंसमेंट शुरू हो गया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अनाउंसमेंट हो रहा था कि ट्रेन रवाना होने वाली थी। जल्दी बताओ भैया, ट्रेन निकल रही है। ट्रेन के जाने की सूचना सुनते ही मैं हड़बड़ी में आ गई थी। ट्रेन का छूट जाना यहाँ बहुत खतरनाक था। इतनी रात को इतनी सुनसान जगह पर ऐसे अकेले रहना एकदम सुरक्षित भी नहीं था। मैडम 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन ट्रेन के आने के बाद एक आदमी दिखा था मुझको प्लेटफॉर्म पर। ट्रेन से उतरा था शायद, उसके साथ एक बच्चा भी था। इस फोटो वाली शक्ल से बहुत मेल खाता था बच्चा, लेकिन 100% नहीं कह सकता हूँ। ट्रेन के हॉर्न की तेज आवाज स्टेशन पर गूंज चुकी थी। तो कहाँ गया वो आदमी? मैंने एकदम हड़बड़ाते हुए कहा। मैडम ज़्यादा तो ध्यान नहीं दिया मैंने, मैं अपने कस्टमर देखने में लग गया था। ट्रेन अब सरकने लगी थी। मैडम आप ट्रेन में चढ़ जाओ, वो आदमी शायद ट्रेन में चढ़ा था। उसके कहते ही मैं ट्रेन की तरफ भागी। अब और कोई विकल्प भी नहीं था। अगर ये आदमी सच कह रहा था तो पूरब को ट्रेन में ही होना चाहिए। इस फीकी उम्मीद के साथ मैं चलती हुई ट्रेन में वापस चढ़ गई। ट्रेन की रफ्तार अब तेज हो गई थी। मैं ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी थी। प्लेटफॉर्म की एक एक चीज ट्रेन की रफ्तार में घुल रही थी कि तभी अचानक मुझे प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर कुछ दिखाई दिया। बस एक झलक, एक आदमी और उसके साथ एक बच्चा। लेकिन ये झलक इतनी हल्की थी कि ठीक ठीक कुछ समझना बहुत मुश्किल था। कहीं उस रेहड़ी वाले के कहने की वजह से मुझे कोई वहम तो नहीं हो गया था, लेकिन कहीं अगर वो बच्चा पूरब ही था तो मैंने पूरब को क्या एक बार फिर खो दिया था? दोस्तों, ये था इस कहानी का तीसरा हिस्सा। कहानी के अगले हिस्से में सुनिए, कहानी की नायिका ने अपने बच्चे को पाकर भी खो दिया था। कहानी की नायिका अपने अडॉप्टेड बच्चे को साथ लेकर ट्रेन के सफर पर थी। इस बच्चे से उसका अभी तक जुड़ाव हो नहीं पाया था और अचानक वो बच्चा ट्रेन में खो गया। क्या कहानी की नायिका के भीतर की माँ उसे अपनी इस भूल के लिए माफ कर पाएगी, या फिर वो इसे ऊपर वाले की मर्जी मानकर अपने आने वाले बच्चे के सपने को जीने की तैयारी करने लगेगी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला और आखिरी हिस्सा, कोहरा पार्ट 4।